माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, विराजे अध्यक्ष महोदय, विराजे ये चल रहा है। माननीय जुबैर खान जी, अध्यक्ष महोदय, जुबैर खान जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा में क्यों नहीं आ रहे? अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में इसलिए नहीं आ रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ है। कोई क्वेश्चन आवर, कोई असेंबली नहीं होगी। पहले स्टेटमेंट दें कि उसके ऊपर भरत सिंह जी के ऊपर कैसे हमला हुआ। बाद में क्या अध्यक्ष महोदय? मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष महोदय, विराजे आप विराजे। बदला भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय लेने के लिए कर रहे हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। 10 दिसंबर को गंगानगर के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, पहले नहीं, मेरा इशू पहले का, मेरा इशू अध्यक्ष महोदय पहले का, मेरा इशू पहले का है। 10 दिसंबर को गंगानगर के अंदर किसान आंदोलन में कपास और रुई को लेकर जो बर्फा और इस तरह का घटना जो अंग्रेजों के जमाने में कभी नहीं हुई, वो 10 तारीख को, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो आपको मालूम नहीं होगा। 10 तारीख को कपास और जरबे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों के ऊपर गोली दागी गई, किसानों के ऊपर घोड़े चलाए गए, आंसू गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज हुई। यही है आपके विधायक अब आप हंस रहे बैठे बैठे, मंत्री महोदय हंस रहे बैठ करके, बड़ी खुशी हो रही है उनको कि विधायक पिट रहे हैं बैठ। विधायक के बेटे ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने पीटा है। प्रश्न पहले ले लीजिए। प्रश्न काल तो होने दें। आपको खुशी हो रही है? विराजे राधे श्याम जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विराजा। वाह वाह, अपनी तंदुरुस्ती दिखा दी प्यारे, शाबाश। कृपया विराजे च्यवनप्राश का विराजे प्रश्न काल होने दें। माननीय अध्यक्ष, ये शरीर च्यवनप्राश का है, प्रदर्शन किया जा रहा है। विराजे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नल लूट करने जा रहे हैं। सदस्य पर कातिलाना हमला हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, कोई देखने वाला नहीं है। और चीफ मिनिस्टर अपने मुंह से ये बात कहे कि 3 दिन के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और मेरे को 3 महीने से नींद नहीं आ रही। नहीं बैठूंगा मैं बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्नकाल में उठाए हुए विषयों का उत्तर देना परंपरा के विरुद्ध होगा, लेकिन मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं कि मुझे इनका उत्तर देना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अच्छी आप परंपराएं तोड़कर नई परंपरा बना रहे हैं। अब आप सुन ले वो बस। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न उठाए गए, एक तो भरत सिंह जी का मामला और दूसरा गंगानगर में किसान आंदोलन का मामला। जहाँ तक भरत सिंह जी वाला मामला है, मेरे पास जो टेलीफोन से जानकारी मैंने ली है, उसी जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा भी है कि लिखित में FIR जितनी भी रजिस्टर हुई है उसकी कॉपीज भेज दें, और भेजने के बाद में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उसकी भी जानकारी दे दें। इसलिए जो कुछ मालूम हुआ है उसमें हो सकता है कि कहीं तथ्यों में थोड़ा हेर फेर हो, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, कल शाम को मुझे इस बात की जानकारी मिली
कि मनोर थाना के एमएलए श्री जगन्नाथ जी वर्मा का लड़का एक मंदिर में पूजा कर रहा है अकलेरा में, और उसी समय अकलेरा में भरत सिंह जी एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते करते उस मंदिर के सामने पहुंचे तो उन जगन्नाथ जी को और बाकी सब लोगों को वहाँ आलोचना तो होती है, वो आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर में आप ये क्यों कर रहे हैं। उस बात पर उन दोनों के झगड़ा हुआ तो वहाँ से मुझे जो टेलीफोन पर इतला मिली कि उस लड़के के चाकू लगा है। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कि चाकू लगा है, चाकू का निशान है या और कुछ है, तो उन्होंने ये मुझे जवाब में ये बताया कि चाकू है या नहीं, ये तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में हम जानकारी दे सकते हैं कि वास्तव में क्या है। उसके बाद भरत सिंह जी चाहे डीआईजी और एसपी से मिले, एसपी वहाँ पहुँच गए थे, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार का मिसबिहेवियर किया गया है, लाठियाँ चलाई है, तो उनसे कहा कि आप भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। उन्होंने घटना कल की है, आज रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में मैंने डीजी को कहा है कि इस मामले को आप सीआईडी को दे दीजिए, 2 एमएलएज का मामला इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी जल्दी बता दें। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा है मोदी, साथ भी जो है नीमका थाना में ऐसी वारदात हुई, आपको माननीय मुख्यमंत्री एमएलए का लड़का हो सकता है, उपस्थित होकर के एमएलए का लड़का हो सकता है, दूसरे एमएलए के साथ कोई वारदात हुई है, नहीं ये तो स्पेसिफिकली मान सकते हैं। इससे पहले राजेंद्र जी चौधरी के साथ भी इसी तरह की वारदात हुई। मोहनलाल जी मोदी के मामले को तो मोहनलाल जी आपने पूरी तरह से एक पक्षीय बात प्रस्तुत कर दी मुख्यमंत्री जी, एक पक्षीय बात प्रस्तुत कर दी। नहीं, दोनों मुझे जानकारी इतनी है, मुझे जानकारी इतनी है, जो जानकारी है मैंने आपके सामने रखी है। सोच से आपने अधूरी जानकारी लेकर के और सदन को प्रस्तुत किया। आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज ये विषय यहाँ पे उठाया जाएगा। मैं स्वयं भरत सिंह जी से बात भी करना चाहता था। यहाँ 9:30 बजे मैंने कहा कि मैं कहीं तलाश करके मेरी उनसे बात करवा दे, बात नहीं हो पाई। बात उनसे भी करूँगा, बात जगन्नाथ जी से भी करूँगा और पिता से बात हुई है तो मैं 1 मिनट आपके बाद कहना चाहूंगी। जुंजार सिंह जी से मेरी सुबह बात हुई है फोन पे। हाँ, दैट इज व्हाट आई सेड, दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड आफ्टर ही स्पोकन। उसके बाद यदि मैं बोल लूं तो आई रिक्वेस्टेड हिम। आप समझे, सुने तो मैंने क्या कहा है। मैं इतना ही कह रहा था कि इस मामले को सीआईडी क्राइम को मैं दे रहा हूँ। यहाँ का अफसर जाएगा, पूरी जांच करके और जो भी फैक्ट्स आएंगे सदन के सामने रख दिए जाएंगे। उसके बाद में मेंबर्स को क्वेश्चन करना चाहें और कोई जानकारी देना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा, चाहे इस पक्ष का एमएलए हो चाहे उस पक्ष का एमएलए। नंबर 1। दूसरा, गंगानगर से आने वाले माननीय, हाँ वो बताया नहीं चोट आई है या नहीं आई है, लेकिन शारीरिक प्रदर्शन, अरे मैंने देख लिया भाई, देख लिया। अरे बैठ गया। क्या बात कर रहे हैं, चोट आई है नहीं आई है? अरे होगी, देख लीजिए। बैठ जा, ये देख लीजिए, बैठ ये देख लीजिए। बैठ। अरे बैठ जा। अध्यक्ष महोदय, ये सही है। अरे बैठ जाओ। ये सही है कि गंगानगर में, तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दिसंबर के महीने में एक प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन करते करते कलेक्ट्री में घुस गया। तो कलेक्ट्री में घुसने के बाद आखिर कलेक्ट्री में प्रदर्शनकारी घुस जाएँ या विधानसभा में घुस जाएँ, तो जो भी उनको निकालने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई की। ये लोग मेरे से मिले थे, राधे श्याम जी थे या मुझे नहीं पता है। नहीं, मेरे से मैं आपके घर आपसे मिला नहीं। बात तो सुन लो पहले, पूरी बात। मैं यही कह रहा हूँ कि एक डेपुटेशन मुझे मिला था, उसमें है
जवाब दे रहा हूँ ना मैं, जवाब दे रहा हूँ। राधे श्याम जी मिले या नहीं मिले मुझे पता नहीं, लेकिन गंगानगर का एक डेपुटेशन आया था और उसमें गंगानगर शहर के और आसपास के लीडर्स थे। उन्होंने बताया कि हमने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन इस मामले में किया। अरे आप ठहर जाओ, नहीं क्यों जबरदस्ती बात कर रही है? नहीं साहब, आप बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ। आपको सचमुच ध्यान नहीं कि राधे श्याम जी थे कि नहीं? मैं बताया नहीं, अब हो गया तो हाँ वो ठीक है। राधे श्याम जी की अध्यक्षता में आपको मेमोरेंडम दिया जिसमें 10 राधे श्याम बात ही नहीं सुनना चाहते, बात भी उठा देते हो और बात भी नहीं सुनना चाहते किसी की। क्या करते हो? ये भी मान लो मिला या नहीं मिला, लेकिन आपकी अध्यक्षता में मिला। इससे ही अगर आपको संतोष होता हो कि आपकी अध्यक्षता में मिला तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये बात जरूर है कि आपने मुझे उस समय जो ये शरीर है वो नहीं बताया था। नहीं, आप यहाँ कसम खा के कहिए कि मैंने आपको नहीं दिखाया। मेरे शरीर पर जितने भी डंडे लगे थे सारे आपको दिखाए, आपने गिने, आपने अफसोस किया कि ये बात बहुत गलत हुई है और मैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराऊंगा। बैठ जाओ, शरीर नहीं बताया आज जैसा और खा के आए। भाई ताजा चोट तो दिखने में आती है। आज 2 महीने के बाद में ये चोट बताएं, 3 महीने बाद, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि 3 महीने पहले कोई लाठी की चोट लगी हुई, आज तक शरीर पर लाल की लाल बूमा बंधा हुआ हो। अरे महोदय, आप असत्य न बोलिए। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी उस दिन और ये कहा था 3 दिन में जुडिशियल इंक्वायरी कराऊंगा। मेरे एमएलए के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। पूरी उस दिन तो आप यूं लग रहा था जैसे आप मेरे बड़े हितैषी हैं। पहले पूरी बात तो सुन लें आप। सब बता दूंगा, लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये कह रहा है मैं उस दिन मिला था, ये कह रहा है उस दिन मैं मिला था, मैंने बातें बताई थी और इन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी और ये राजस्थान का सर्वोच्च इसका फैसला होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन आपको अनुमति नहीं? आप ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये रिक्शे से गिरे थे, मुझे पता है। चुनाव के टाइम रिक्शे के ऊपर से गिर गए थे। ये भाषण देते देते ये राजस्थान का सर्वोच्च चक्कर आ गया था रिक्शे के ऊपर चुनाव में। ये गलत बयान थे, उनको सब मालूम है। या तो माननीय सदस्य रिक्शे के ऊपर से गिरे थे चुनाव के टाइम, भाषण दे एकदम इनको दौरा आ गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता है अच्छी तरह, जानकारी है, ये सच्चाई है। ये राजस्थान का इसमें कौन गलत बयानी कर रहा है, इस बात का फैसला होना चाहिए। पूरी बात तो सुनेंगे नहीं आप, सदस्य ये कह रहे हैं, बात भी नहीं सुनेंगे और फिर खड़े हो जाते हैं बार बार। ये क्या हो गया आपको? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये था कि नरमा में, गंगानगर में, अरे से ज्यादा संसार में सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बयान को दिखा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, परमिशन से किस नियमों के बीच में गोपीचंद जी गुजर, संसदीय शब्द गोपीचंद जी गुजर, माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपीचंद जी गुजर, गोपीचंद जी गुजर, बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय शब्द ये आपको वर्ण किया जाता है। आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपीचंद जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों विषयों के ऊपर कोई नहीं लिखा राइटली अपना स्टेटमेंट दिया है, बहुत दुख की बात है। माननीय परंपरा मैंने निकाला। अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति के नहीं बोल सकते। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति के बोले जाने। अध्यक्ष महोदय, मर जाओ जो बोले जाने, मर जाओ जो बोल जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन एक मजाक है। कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।
उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा पुलिस लाइन के घेरे में चलेगी क्या? विधानसभा की मर्यादा तो रखो। ये आपाधापी से भारतीय जनता पार्टी जैसे चलाना चाहती है वैसे नहीं चलेगा विधानसभा। उपाध्यक्ष महोदय, नियम उपनियम में चलेगी। अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर संकेत है। एक खड़ा कर करके आपने जो है ना चौकस। अरे भाई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो आपने पूरा विधानसभा में हम अपनी बात कहने के लिए आते हैं और अपनी बात कहने के दौरान माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी जिम्मेवारी है कि यहाँ माननीय से उपाध्यक्ष हटाए जाए। महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दबाव डाल रहे हो, इनकी क्या जान खतरे में? हमारी को दबाव डालने के लिए बनाया क्या? किस तरह की हालत हो रही है? कि आपने ऐसा वातावरण बना रखा है, इतना तनावपूर्ण वातावरण बना माननीय हुआ है अध्यक्ष यहाँ पर। महोदय, और उपाध्यक्ष महोदय आज जो है के लिए यहाँ पे आते हैं। सिर्फ झूठ और सत्य पे ही चर्चा होनी चाहिए। अधिकार था कि वो अपनी बात अगर उनको कोई बात ठीक नहीं लगी, पार्लियामेंटेरियन नहीं थी, माननीय सदस्यों को बाहर भी पीटा जा रहा है और राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी पीटने की तैयारी कर रही है। क्या पुलिस छावनी बनाकर विधानसभा की कार्रवाई चलाना चाहती है? की बात है। ये पुलिस पे राज करने वालों को भगाओ। अध्यक्ष महोदय कि आप सदस्य को सीधे बाहर निकाल दें। वैचारिक स्वतंत्रता अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ किस बात के लिए आते हैं? इस लाठी गोली की सरकार को हटाओ। विचारों की अभिव्यक्ति का लाठी गोली की अधिकार सरकार है को हमको। हटाओ। उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस व्यवस्था को इस लाठी पुलिस गोली चौकी की कायम सरकार कर को दी है हटाओ। उपाध्यक्ष महोदय। इस तरह पुलिस उनको चौकी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय, और हमारे विचार खिलाफ हो गया है तो इस तरह विधानसभा के में लिए यहाँ पर आते हैं। और विधायकों पर सचेतक महोदय आतंक रखा जा रहा है। प्रकार से सरकार को साइकोलॉजी हटाओ को सादा लागू और कर रहा है। प्रजातंत्र को बचाओ। माननीय सदस्यों को यहाँ से निकालने लगे चलाई जा रही तो है। अध्यक्ष महोदय लाठी गोली की सरकार को हटाओ और आचार और संहिता के अनुसार प्रजातंत्र ही को बचाओ। गोपीचंद जी गुर्जर ने ऐसा क्या कह दिया था विधानसभा में इस ऐसा तरह क्या कर दिया था गोपीचंद जी गुर्जर ने प्रोसीजर को शॉर्टकट करके सीधे एक माननीय विधायक को सचेतक महोदय हार करने की जो कार्रवाई है वो पूर्णतया असंसदीय है, गैर कानूनी है, गलत है। मुंह कर दिया। प्रजातंत्र बचाओ। ऐसी क्या ये बात हो? 200 पुलिस वालों को इकट्ठा करके विधानसभा में क्या दिखाया जाना चाहिए? इस तरह कोई मर्यादा नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का शासन जिसमें कि जनादेश ने विरोध में वोट डाले वो सिद्ध कर दिया पुलिस राज के कि आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जनता ने आपके खिलाफ अध्यक्ष जनादेश महोदय, पारित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कहने के लिए आप आते हैं इस तरह और अपनी बात विधानसभा कहने के को दौरान में पुलिस छावनी अगर बना कहीं के पे कोई बात आप अनपार्लियामेंटेरियन है तो आप उसको एक्सपंज करा सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय छोटी सी बात के लिए मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव करते हैं कि इन यहाँ से सदन से निष्कासित किया जाए और अध्यक्ष महोदय उस प्रस्ताव को पारित कर दें। इससे बढ़कर इससे बढ़ इसको बाहर कीजिएगा। इससे बढ़कर के लज्जा की बात सुरक्षा पैरी के नाम पर सरकार के लिए हो नहीं सकती चौकी है। कायम कर दी गई है, इसको हटाइए। बड़ा उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और हमारी कृपया हम जनता की आवाज को यहाँ पर कहने के लिए यहाँ पर आते हैं। महोदय, सरकार तो अपना उस प्रस्ताव को वापस लिया जाए जिसमें गोपीचंद जी को निकालने की बात कही है। प्रस्ताव को वापस लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज झूठ और सत्य पर ही चर्चा हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव लिया था झूठ पर चर्चा होनी गोपीचंद जी को चाहिए। निकालने का, उस कौन प्रस्ताव झूठ को बोला और कौन नहीं बोला। आप अपना दायित्व निभाइए, उनको हटाइए यहाँ से पुलिस को। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय, आसन पैरों पर। प्रेस को ये कहूंगा वो नीचे आके देखे
कि विधानसभा को किस तरीके से पुलिस की छावनी बना रखी है। आप लोग नीचे आके देखिए किस तरह से इन्होंने विधानसभा को पुलिस की छावनी बना रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है लेकिन ये प्रजातंत्र है, किसी का खुद का राज नहीं है। हमारी आवाज दबाना चाहते कृपया विराजें माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। क्या कहना चाहता है हमको? कृपया उपाध्यक्ष महोदय दबाना चाहते हैं हमको, हमको निकलवाइए सबको। आप पहले सबको निकालो महोदय, अगर कार्रवाई चलानी है पहले सबको निकालो। ये पुलिस छावनी नहीं है, विधानसभा है। कृपया विराजें। पहले आप आदेश फरमाइए। आप झूठ कहना सही है। झूठ कौन बोलता है? आप आदेश बोलते हैं। रोज के 100 झूठ परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश फरमाइए। ये छावनी जो है ये हटे यहाँ से। कृपया विराजें। ये छावनी नहीं चलेगी साहब। कैसे विराजे? ये छावनी नहीं के लिए अनुमति। कैसे अध्यक्ष महोदय? हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, विधायकों के अधिकार का हनन हो रहा है। ये हनन नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, हनन नहीं होने देंगे। इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस बुलाई, ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। सभा के चलाना चाहते हैं, कारण बताइए। लोकतंत्र में विश्वास नहीं आपका। आप लोकतंत्र की परिभाषा को समझो। पुलिस के बल पर चलाना चाहते हैं, इस सदन को पुलिस के बल पर। आप जनता गुस्सा हम पे मत निकालो। उपाध्यक्ष महोदय आदेश दीजिए। करके हमें प्रवोक करना चाहते हैं। विधानसभा के लिए निर्धारित संख्या के जो भी आपको अधिकारी चाहिए उसके अलावा सारे पुलिस बल को यहाँ से हटाए जाने का आप निर्देश दीजिए। आप सदन के रक्षक हैं, आप तुरंत आदेश जारी कीजिए। ये पुलिस छावनी यहाँ से तुरंत खत्म हो। ये पुलिस छावनी नहीं है, ये पवित्र सदन है और सदन का अपमान है। ये आप किस तरह इसको बर्दाश्त करोगे? ऐसा सदन नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपसे बड़ी उम्मीद और न्यायप्रिय आदमी है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। आप सुधारिए गलती को। महोदय के कहने से मुख्य सचेतक तो एक पक्षी चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय श्री गोपीचंद गुर्जर के विरुद्ध आसन ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि बहुत अव्यवस्था चल रही थी, इसलिए हमारे समझ में आया नहीं। आप कृपया उस संबंध में हमें जानकारी फरमाएं। श्री गोपीचंद गुर्जर को आज की कार्रवाई से निकाल दिया गया। कैसे निकाल दिया? क्यों निकाला गया? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? आज ये जो विधानसभा को पुलिस छावनी बनाया गया है, अगर हमने सरकार जनादेश हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री ने शब्द बोला है, आप उनको परंपराओं को उपाध्यक्ष महोदय कारण बताएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कारण बताएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कारण बताएं। सदस्य को निकाला जाता है, वो प्रक्रिया पूरी की है आपने। इनका अपराध क्या था? आपने अपने लेवल क्यों निकाला गया उन्हें? विधानसभा की कसूर क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय कारण बताएं, निकाल दिया। किन दोषों के कारण निकाला गया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के। माननीय पूनम चंद जी बोल रहे हैं, कृपया सुने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जो माननीय सदस्य गोपीचंद जी गुर्जर ने जो कुछ कहा, उनसे पहले माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तो आप एक इसी सदन में दो तरह की कार्रवाई क्यों करने जा रहे हैं? तो आपको कम से कम दोनों की कार्रवाई
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कौन नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ नहीं, आप पूछ रहा हूँ आप दबाने की चेष्टा मत करो। नहीं, आपने तो एक्शन को मार दिया। आप क्या बोलना चाहते हो? एक्शन के बेटी हुए उनको भी निकाल दिए। कृपया माननीय सदस्य आसन पैरों पर अपनी आवाज दबाया सदस्य सही बोलने वालों की मंत्री महोदय दबाई जाती है। माननीय सभापति महोदय, कृपया उसको मंत्री सब एक साथ नहीं बोले। माननीय सदस्य किसी की सुनने दें। श्री पूनम चंद जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं आपका ध्यान नियम 292 की ओर आकर्षित कर रहा हूं। सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सरसों की फसल पूर्ण नष्ट हो चुकी है। किसानों को आज तक कोई मुआवजे तक की घोषणा नहीं करी सरकार ने। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि अध्यादेश श्री ललित किशोर चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन अध्यादेश 1997 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हरिशंकर बावड़ा उप मुख्यमंत्री वित्त विभाग की 29 एवं उद्योग विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग एवं कर अनुभाग की 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ललित उपाध्यक्ष महोदय, श्री गंगाराम चौधरी राजस्व उपाध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर एवं उपनिवेश विभाग उपाध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व एवं उपनिवेश विभाग पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुना कीजिए। अधिसूचनाएं सदन के मेज पर रखता हूं। आप नोटिफिकेशन के संबंध में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं। हाउस की ये परंपरा रही है कि पहले भी अतीत में भी जो है इस तरह की बात हमेशा हाउस के नोटिस में लाई है, और अगर एक पर्टिकुलर जो सेशन निकल गया और उस वक्त इस नोटिफिकेशन को नहीं रखा है या दूसरी कोई इस तरह की बात है, तो इसको आपको जो है माननीय सदस्य को ये अवसर तो देना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। सुनिए, उसके बाद निरस्त कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी अधिसूचना दिनांक 18/10/97 को होटलों और वासों पर राजस्थान विलासों पर कर अधिनियम 1990 की धारा 4 और 7 द्वारा वसूलने वाले कर की जो छूट प्रदान की है, उसके बारे में मुझे ऑब्जेक्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी छूट या कोई भी अधिसूचना वो प्रोस्पेक्टिव होती है, वो भविष्य के लिए होती है, लेकिन इसमें इन्होंने जो पहले वो 21/3/97 से प्रभावी थी,
उसको 9 दिन पहले 12/3/97 से इस छूट को इन्होंने इस अधिसूचना के माध्यम से यहाँ पर बताया है। तो मैं जानना चाहूँगा वित्त मंत्री जी से कि क्या कारण थे, क्या वो विशेष परिस्थितियाँ थी, किन होटल वालों को लाभ पहुँचाने के लिए 9 दिन की छूट के विशेष प्रयोजन थे। इसके लिए वित्त मंत्री जी इसके सदन को अवगत कराएं और इसमें कहीं कुछ शंका की बू आती है, इससे स्पष्टीकरण दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग को करों में छूट देने का अधिकार है और इसलिए इस वक्त में उस पर कोई बहस हो नहीं सकती। वित्त विभाग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके छूट दी। वित्त विभाग को अपने करों में छूट देने का अधिकार कभी भी है, चाहे असेंबली चले या न चले। इसलिए वो जो छूट दी गई है ऑफ सेशन में, वो अधिकृत रूप से दी गई है, उस पर बहस करने का अभी समय नहीं है और न उपयुक्त अवसर। इफेक्ट से क्यों दिया? प्रोस्पेक्टिव भविष्य के लिए देना चाहें वो ठीक है, लेकिन फायदा क्यों पहुंचा रहे हो आप? पिछले प्रभाव से क्यों कर रहे हैं आप? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये बताइए। इस संबंध में लिख करके देना पड़ेगा सदन में, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी, किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए आप एग्जम्प्ट कर रहे हैं तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव देने के अधिकार, मैं समझता हूँ रूल्स में इस प्रकार का रूल मेकिंग जो प्रेस्क्राइब पावर होती है गवर्नमेंट को, रूल्स में जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की, मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रावधान शायद नहीं होगा। या तो ये कोई गलती रही होगी और या आपके अगर एक्ट के अंदर रूल्स में बनाते वक्त आपको ये जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में अधिकार दिया था लेजिस्लेशन में कि आप इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देने का भी रूल बना सकते हो। स्पेसिफिक प्रोविज़न अगर प्रिंसिपल एक्ट में है तो वो बात अलग है, लेकिन स्पेशल प्रोविज़न अगर प्रिंसिपल एक्ट में नहीं है तो फिर किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना मैं समझता हूँ कि ये मुझे जो है उचित प्रतीत नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया है और उसमें टाइम एक्सटेंशन किया गया है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव भी अधिकार है। यदि माननीय प्रतिपक्ष के नेता चाहें तो मोशन मूव करके इस पर डिबेट करवा लें। कारण आप मोशन मूव करके इस संबंध में प्रक्रिया ये है, वो मोशन मूव करके चाहे तो एट लेंथ डिबेट करवा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की अधिसूचना संख्या 5/15 खान ग्रुप 2 96 दिनांक 2/8/97 जिसके द्वारा गौण खनिज रियायत नियमावली 1986 की अनुसूची सेकंड व फर्स्ट में संशोधन किए गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं। श्री रोहतास कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर माननीय रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री नंदलाल मीणा, श्रम राज्य मंत्री, श्रम विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या F4 विदिन 6 श्रम 1997 दिनांक 21/11/97 जिनके द्वारा राजस्थान इकोनोमाइजर रूल्स 1959 में संशोधित किए गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं। डॉक्टर राम प्रताप, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री भैरव सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री राजस्थान लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान की धारा 323(2) के अंतर्गत राजस्थान लोक आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूँ।
श्री हरिशंकर भावड़ा उप मुख्यमंत्री 2 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम की धारा 691 के अंतर्गत निम्नांकित निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं। एक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1997-98 एवं राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97। श्री रघुवीर सिंह कौशल ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 75 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 95-96 सदन की मेज पर रखा। श्री रोहिताश कुमार शर्मा परिवहन राज्य मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंकेक्षण उपाध्यक्ष महोदय, ये एक बीच में उद्योग विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन पर रखनी चाहिए। उद्योग विभाग की अधिसूचनाएं थी। नहीं, आपने 2 थी, दोनों रख दी नहीं। ये तो वो तो प्रतिवेदन है, ये अधिसूचना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा। प्रतिवेदन श्री कैलाश मेघवाल गृह मंत्री राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लोकायुक्त का प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री घनश्याम तिवारी सभापति जनलेखा समिति 1997-98 समिति के 3 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 97-98 के 3 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार श्री महावीर प्रसाद जैन सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का जो प्रतिवेदन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो अप्रूव किया था, वो सदन के अप्रूवल के लिए जो अभी आप लाए हैं, उसमें आज धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में आज चर्चा होनी थी और उसको प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन 3 बजे क्योंकि आप वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत करेंगे, तो ये इस आपके जो है प्रस्ताव को संशोधित रूप में रखें। ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। अभी संशोधन तो कभी भी हो सकता है। नहीं, हमारा अभी तो समय है, 3 बजने में समय है, और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस प्रारंभ हो जाएगी। संशोधन की और आवश्यकता होगी तो कर ले। नहीं, आवश्यकता तो नहीं है। आप अभी तो समय है। आप 26वां प्रतिवेदन जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसको उसी तरह से जो है आप यहाँ पर जो है सदन में आप रख रहे हैं। यू आर पुटिंग इट टू वोट। तो मैं ये कह रहा था कि जो इसमें समय दिया हुआ है, तो समय तो निकल चुका है, तो अब इसमें जो है संशोधित रूप में जो है नहीं निकला। 15 मिनट है। 15 मिनट में वो क्या पता कितना लंबा बोले। राज्यपाल महोदय के जो अभिभाषण दिया
उन्होंने जो कृपा की वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके प्रस्तावक जो है अभी 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट में अपना जो सब भाषण रख देंगे और जो है नहीं वो फॉर्मेलिटी अगर होती है तो इसका मतलब वोट ऑन अकाउंट को रेफर कर रहे हैं। आज वोट ऑन अकाउंट रहेगा तो फिर जो है उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी अब 15 मिनट का जो है अपने को ये 15 मिनट का जो है कह करके इस इशू को कैमोफ्लेज तो नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि सदन में अब तक जो है धन्यवाद का प्रस्ताव आया नहीं है और वो फिर आगे रखा जाएगा क्या? ये 1 मिनट ये भाषण भी देंगे और इस बीच में 3 बज गए तो उस भाषण की कार्रवाई नेक्स्ट डे ली जाएगी। ये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का 26वां प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश में दिनांक 9 मार्च 1998 को मध्याह्न पश्चात 2 बजे हुई। समिति ने दिनांक 10 मार्च से 18 मार्च 1998 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के बारे में विचार कर निर्णय लिया कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। मंगलवार दिनांक 10 मार्च 1998 नंबर 1 अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1997-98 द्वितीय संकलन का उपस्थापन। नंबर 2 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद। समय मध्याह्न पश्चात 3 बजे। नंबर 3 आय व्यय का अनुमान वर्ष 1998-99 एवं लेखानुदान संबंधी विवरण का उपस्थापन। नंबर 4 वर्ष 1998-99 के लिए लेखानुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। बुधवार दिनांक 11 मार्च 1998 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद। गुरुवार दिनांक 12 मार्च 1998, शुक्रवार दिनांक 13 मार्च 1998, शनिवार दिनांक 14 मार्च 1998, रविवार दिनांक 15 मार्च 1998 में बैठक नहीं होगी। सोमवार दिनांक 16 मार्च 1998, मंगलवार दिनांक 17 मार्च 1998, बुधवार दिनांक 18 मार्च 1998 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। विधायी कार्य। श्री रघुवीर सिंह कौशल, प्रभारी मंत्री राजस्थान, विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परलब्धियों पेंशन संशोधन विधेयक 1997 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 1997 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि में तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को सूचित किया था कि जो 2 ऑर्डिनेंसेस हैं उनको रिप्लेस करने की बिल सिर्फ जो लाए जाएंगे इस सेशन के अंदर। अब जो है ये दूसरा बिल जो इंट्रोड्यूस करने वाली बात थी, ये कल ये तय नहीं हुआ था कि इस बिल को भी जो है इंट्रोड्यूस कल किया जाए। इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो ऐसा निर्णय हुआ नहीं। कई बिल्स हैं आगे इंट्रोड्यूस हुए भी है, नए इंट्रोड्यूस करने हैं, उस संबंध में कोई जो निर्णय वहाँ पर नहीं हुआ था। इंट्रोड्यूस तो करने में मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बिल तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उस पर विचार होगा कि नहीं होगा, पारित होगा कि नहीं होगा, ये एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन उस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सेक्रेटरी महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं, ये भी वहाँ बैठे हुए थे, मेरे समय चर्चा तो नहीं हुई। इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, आप बोल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे?
एक ही लाइन में मैंने कहा था कि जो बिल इंट्रोड्यूस करने जाने हैं वो भी कर दिए जाएं। अब ये सही आप कह सकते हैं कि एक एक बिल के बारे में कोई चर्चा हुई हो नहीं हो, जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बिल उनका उल्लेख किया था और उल्लेख करने के बाद में इंट्रोडक्शन स्टेज पर तो कोई बात ही नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बात कही थी और वही बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। प्रश्न कर दिया, करिए, कर दिया ना भाई, पुरस्कृत भी करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की प्रतिलिपियां और पेंशन संशोधन विधेयक 1957 को पुरस्कृत करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 1997 को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की गई। सदन की भावना को सम्मिलित करते हुए मेरे ख्याल से इसको पूरा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और सदन की जैसी भावनाएं हैं उस अनुरूप इस बिल को किया जाए। भावना क्या है? सदन के सदस्य हमेशा कहते हैं आप बताओ कि भावना क्या है? आज इस महंगाई में नहीं, सदन के नेता महोदय जानते हैं भावना हमसे क्यों। भाई हमारा टीएडीए बढ़ाओ, अलाउंसेस बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, बहुत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जाते जाते से क्या कर रहे हो? अब जो आने वाले हैं उनसे बात करना यार। आने के तो सपने ही ले, आने के तो सपने ही ले। कि आप कहां बैठेंगे और हम कहां बैठेंगे? इतने क्यों इतराते हो? जो कांग्रेस की हालत हो रही है, ये सारी इस बारे में ये कोई कल्पना करे कि हम उधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे, इसकी कल्पना नहीं है। इतिहास राजस्थान का बता रहा है कि जो पार्टी कहाँ जीती और आगे जाकर क्या परिणाम निकले हैं, तो इसका इतना अभिमान मत करो। ये जनता के भ्रम पाले रखो, आपका मन बन गया प्रतिपक्ष में बैठने का। भ्रम नहीं है, भ्रम निकाल दूंगा। आपका मन बन गया प्रतिपक्ष में बैठने का। आप इधर ही विराजे हैं। तो आप थोड़ी सी देर उधर बैठे हो, जो कई वर्षों से तलमिला रहे हो। अब मैं इस बड़े जोर से घोषणा कर रहे थे कि 20 सीट लाएंगे, तो 20 गंवा चुके। ये जो भ्रम आप पाल रहे हो ना कि आप उधर बैठोगे, तो वो भ्रम भी आप छोड़ दो। एक और बता दूंगा, आप इस जगह बैठोगे, परशुराम जी वाली जगह। मुझे कम से कम आपकी तो हार निश्चित है, आपकी तो बारी बनी है, एक बार हारना, एक बार जीतना। कृपया शांत रहें माननीय सदस्य। कृपया माननीय सदस्य, प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्कृत भी करेंगे। कर दिया पुरस्कृत। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 1997 को पुरस्कृत करता हूं। श्री गुलाब चंद कटारिया, प्रभारी मंत्री, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 1998 को पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 1998 को पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 1998 को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्कृत भी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 1998 को पुरस्कृत करता हूं। अनुपूरक अनुदान की मांगों पर उपस्थापन। श्री हरिशंकर बावड़ा, उप मुख्यमंत्री, वर्ष 97-98 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापित करेंगे। सप्लीमेंट्री बाकी आ रहा है।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। श्री अर्जुन दास मदान विभाजन संख्या 8 सदस्य विधानसभा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये वाद विवाद प्रारंभ हो उससे पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सदन के माननीय सदस्य और मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय श्री देवी सिंह जी भाटी को किन परिस्थितियों में कैसे मंत्रिमंडल से हटाया गया, कम से कम इस सदन को इस बात की पूरी जानकारी मंत्री महोदय के माध्यम से मिलनी चाहिए। इस सदन को अंधेरे में नहीं रखा जाए। मैंने स्वयं ने इस्तीफा दिया है, कोई ना किसी का दबाव है, ना कभी दबाव में आऊंगा, ना इस प्रकार के चक्कर में मैं आप अगर लेना चाहें तो मैं आने वाला मंत्री महोदय, आपने तो 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी की और राजस्थान सरकार को चुनौती दी कि किसी में दम हो तो आपको आकर के अरेस्ट करे। हम तो तब पूछ रहे हैं। देखिए, श्री अर्जुन दास मदान, माननीय सदस्य कृपया विराजें। माननीय सदस्य कृपया। क्यों दे दिया ये तो बता दो सदन को। माननीय सदस्य आसन की अनुमति के बिना बातचीत न करें। उपाध्यक्ष महोदय, सीधा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, आप स्वयं जानते हैं। श्री अर्जुन दास मदान। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में एकत्रित हम राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं। महोदय, कल जब सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण दे रहे थे तो मेरी दृष्टि मेरी दाईं ओर बैठे हुए सदस्यों की ओर भी गई। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इश्तिहार लगा रखे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। कुछ लोगों में तख्तियों पर 5/25 लिख करके कुछ इस प्रकार की रसगल भाषा का प्रयोग कर रखा था जो निश्चित ने जो रिजल्ट दिया था वो हमने लिखा तख्ती के ऊपर गलत भाषा प्रयोग की थी। अब उसमें मैंने निवेदन कर रहा था कि अब कम से कम भी सदन में निश्चित रूप से आप इस्तीफे की मांग करें, ये तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन बहुत अच्छा होता कि यदि थोड़ी बहुत हमारे से इस्तीफे की मांग करने वाले लोग अपने उन मठाधीशों की सरकारों की ओर भी देख लेते, वो उड़ीसा की ओर देख लेते, वो मध्य प्रदेश की ओर देख लेते और हिमाचल में अपनी बुरी स्थिति की ओर देख लेते और फिर हमसे ये इस्तीफे की मांग कर। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा, मैं ये निवेदन, ठीक है, और हमारी शालीनता की दाद देते है आपका साहब हरि सिंह जी साहब। जब आपका नंबर आए आप बोल लें, मैं तो कभी आपको कभी बीच में व्यवधान पैदा नहीं करता। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपको चीज हो सकता नहीं भाए, ये तो जरूरी नहीं कि मैं आपकी सुहाती भाषा ही बोलूं। आपको मेरी बात अगर अच्छी न लगे आप उसको कटाक्ष करें, लेकिन थोड़ा कृपा करके सुन लें। मैं जो कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर उसमें कुछ व्यवधान तो उप मुख्यमंत्री जी डालेंगे आपके। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैंने ये गलत कहा कि उड़ीसा में इनका ये बहुमत में नहीं रहे? क्या मैंने ये गलत कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार आज अल्पमत में आ गई? अगर इसी के ऊपर आप देखना चाहते हो तो अब इसके ऊपर यदि मैं निवेदन करता हूं कि आप मांगे इस्तीफा। कल तो मैंने बड़ी मजाक में कहा भी था हमारे माननीय सदस्य महोदय से, राम स्वरूप जी से, बहुत विनम्रता की भाषा में हम मैच में मिल गए थे और मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा मुझे ध्यान आता है मेरे गांव में 6 जोलाहे थे, 10 साल बड़ी मुश्किल से उनके एक संतान पैदा हो गई थी और भाइयों ने और भाइयों की बहनों ने चूम के उस लड़के को मार डाला। यानी इतना आसान हो गया कि मान लीजिएगा जैसे, अरे भाई ठीक है, प्रसन्नता होती है। आप देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 साल सरकार चली है, मुश्किल से बच्चा नहीं हुआ। 40 साल सरकार चलाई है कांग्रेस ने। अगर 10 साल के बाद आप भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। माननीय मदान साहब ने कोटा में इस्तीफा किन तो मैंने जो बात की सब देखिए, मेरे मित्र हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मेरे लिए आदर नहीं है, बड़ी और मेरे नजदीक ही हैं। तो कहते हैं कि राजस्थान की जनता ने इनको मार दिया। आपको जब अवसर दिया जाए, जब आप जवाब दे दें, कृपया बोलने दें। तो मैं ये निवेदन के लिए अवसर दोगे आप विराजे माननीय सदस्य। ये मजाक मैंने उनसे भी किया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, मदान साहब एक
आपने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, पर हम जानना चाहते हैं कि आपने त्याग पत्र क्यों दिया था? सीएमएचओ का आपका क्या मामला था, उसका पूरा खुलासा कर लें। मान्यवर, मैं वो भी देखिएगा, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। मैंने न तो दिया, और जो कुछ था वो परिस्थितियां अगर थी तो ठीक है, इसमें कोई भैया मतलब नहीं। अगर मैं तो इस समय जिस उसके ऊपर बोल रहा हूँ, आप और हम तो मिलते रहते हैं, आप पूछ लेना मेरे से बाहर। मान्यवर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ महोदय, मैं एक बहुत संक्षिप्त निवेदन करता हूँ, महानुभावों से भी निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। आपने जीवन में नदी को भी देखा होगा, समुद्र को भी देखा होगा, नदी के व्यवहार को भी देखा होगा, समुद्र के व्यवहार को भी देखा होगा। नदी में एक स्थिति होती है कि जब बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत पानी उसको मिल जाता कहीं से, तो अपनी सीमाओं की मर्यादाओं को लांघ करके मान्यवर वो इधर उधर बहना प्रारंभ कर देती है उसका नौ। लेकिन समुद्र को यदि आप देखें तो उसके ऊपर न जाने कितनी नदियां समाहित होती हैं जाकर के, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता, उसमें पूर्णता आती है। यदि प्रसन्न होता है तो बाहर के पानी को लेकर के प्रसन्न नहीं होता, वो जब पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है तब उसमें कहीं जाकर के ज्वार आता है। यह समुद्र का चरित्र और ये हमारे नदी का मान्यवर उपयुक्त होता कि यहाँ की बात करने के बाद वो दिल्ली की तरफ थोड़ा निहार लेते, थोड़ा देख लेते, थोड़ा झांक लेते, तो मेरा यह विश्वास था कि वो ये नहीं देखता। क्या मैं पूछ सकता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 के दिन भी थे जब 25 लोकसभाओं में 24 जनता पार्टी के झोली में आई थी, तब भी हमने इतना कोई अभिमान नहीं किया था। और मैं ये निवेदन करूं कि ठीक है, ये चुनाव है, हार होती है, जीत होती है, चुनावों को चुनावों की दृष्टि से लेना चाहिए। इसमें क्या ऐसी बात हो गई कि बेटा थोड़ा अगर कल्पना आ भी गया किसी का तो साहब इस्तीफा दो, चुनाव आ रहा है, अखाड़े के दंगल में आप भी अपने लंगोट घुमाना, हम भी अपने लंगोट घुमाएंगे, उसमें फिर देखेंगे कि ठीक है किसमें जितना बल होगा वो अपना पहलवान जीत जाएगा कुश्ती में। अब मैं एक निवेदन करता हूँ माननीय, अब मैं थोड़ा सा निवेदन महोदय आप विराजे, मैं फिर कल निवेदन करूंगा। धन्यवाद। अब कंटिन्यू रखें, आपका भाषण जारी रहेगा। आप विराजे। मान्यवर, आज का सैंपल इतना बहुत है, फिर कल दे। श्री हरिशंकर भावड़ा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विस्तृत वित्तीय विवरण आय व्यय 1998-99 उपस्थापित करेंगे। वे वर्ष 1998-99 के लिए नेका अनुदान वोट ऑन अकाउंट का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में 157 करोड़ 52 लाख रुपए का राजस्व घाटा और पूंजी खाते तथा लोक खाते की लेन देनों सहित कुल मिलाकर 350 करोड़ 42 लाख रुपए का अधिशेष अनुमानित था। संशोधित अनुमानों के अनुसार अब 495 करोड़ 93 लाख रुपए का घाटा राजस्व खाते में रहने की संभावना है। यद्यपि चालू वर्ष के बजट में तो 480 करोड़ 41 लाख रुपए का अधिशेष रहने का अनुमान है, लेकिन वर्ष के अंत में प्रारंभिक घाटे के समायोजन के पश्चात 85 करोड़ 58 लाख रुपए का समग्र घाटा रहना अनुमानित है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 15,503 करोड़ 11 लाख रुपए का कुल व्यय अंकलित है। इस बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 11,687 करोड़ 24 लाख रुपए का एवं राजस्व प्राप्तियां 9,700 करोड़ 19 लाख रुपए अनुमानित की गई है, जिसके कारण राजस्व खाते में 1986 करोड़ 95 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व घाटे खाते में घाटे का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, वर्क चार्ज कर्मचारियों एवं अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत संशोधित वेतनमान, भत्ते एवं पेंशन लाभ देने के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय है। फिलहाल के अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1998-99 के अंत में समग्र घाटा 498 करोड़ 71 लाख रुपए होना अनुमानित है। अभी केंद्रीय सरकार का वर्ष 1998-99 हेतु
बजट पेश नहीं हुआ है, जिसके कारण केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कर राजस्व के अंतर्गत मिलने वाले हिस्से तथा अन्य अनुदानों की राशियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को अगले वर्ष मिलने वाली राशियों के बारे में सूचना मिली है। 10वें वित्त आयोग ने केंद्र के कर राजस्व में से 29% हिस्सा राशि राज्यों को वितरित करने की सिफारिश की थी, जिसे सिद्धांततः केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इस विषयक आवश्यक संवैधानिक संशोधन न होने से यह राशि मिलना प्रारंभ नहीं हुई है तथा कितनी राशि कब मिलेगी इसका आकलन भी अभी केंद्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार से स्वैच्छिक आय घोषणा योजना 1997 के अंतर्गत प्राप्त राजस्व में से राज्य सरकार को मिलने वाली राशि का आकलन तथा उसके अंतरण विषयक सूचना भी अभी प्राप्त नहीं हुई है। योजना आयोग ने राज्य की वार्षिक योजना 1998-99 के संबंध में यह सूचित किया है कि केंद्र में लोकसभा चुनाव के पश्चात बनने वाली नई सरकार के गठन के बाद ही योजना आयोग द्वारा केंद्रीय सहायता, बाजार ऋण आदि राशियों की जानकारी दी जा सकेगी। अतः फिलहाल हमने अगले वर्ष की आयोजना व्यय को चालू वर्ष के लिए प्रारंभ में स्वीकृत राशि 3,3500 करोड़ रुपए की सीमा के अंदर तक ही निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 1998-99 पर अंतिम विचार हो जाने पर उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप एवं जन आकांक्षाओं के अनुकूल परिवर्तित बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय योजना व्यय को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। करारोपण संबंधी विस्तृत प्रस्ताव हम परिवर्तित बजट प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करेंगे। गत बजट सत्र व उसके पश्चात बिक्री कर संबंधी कुछ सशर्त रियायतें दी गई थी, जिनकी अवधि दिनांक 31 मार्च 1998 को समाप्त हो रही है। अतः मैं इस वक्तव्य के साथ संलग्न सूची में वर्णित करारोपण संबंधी अधिसूचनाओं, जिनकी अवधि 31 मार्च 1998 को समाप्त हो रही है, को प्रभावी अवधि को 31 जुलाई 1998 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूं। संशोधित अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रख दी गई है। जैसा कि अपेक्षित है, वर्ष 1998-99 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और अन्य बजट पत्रों के साथ साथ अनुदान की मांगें भी माननीय सदस्यों को दी जा रही है। साथ ही हम वित्तीय वर्ष 1998-99 के पहले 4 महीनों के लिए यथा 31 जुलाई 1998 तक व्यय हेतु लेखानुदान की मांग कर रहे हैं। इस अवधि की समाप्ति के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। एनुअल फाइनल स्टेटमेंट के फिगर्स आपने सदन की मेज पर रखे। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1998-99 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों के अधीनिक, जिनका योग 6,464 करोड़ 46 लाख 64 अरब 46 करोड़ 37 लाख 1,000 रुपये मात्र है, वह के लिए अनुदान अनुदत्त कर दी जावे। 64 लाख है, 64 करोड़ है, वो लिखा वो है, ये आपका विषय नहीं है, इनके
प्रश्न ये है कि राज्यपाल प्रश्न ये है कि मैं तो एक ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, जब आप ये कह रहे हैं कि जो 10th फाइनेंस कमीशन की जो अल्टरनेटिव स्कीम है उसमें करों का हिस्सा आपको क्या मिलेगा, अभी तक इंडिकेशन आपको आया नहीं है, न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। आप ये भी कह रहे हैं कि हमको अनुदान की कितनी राशि भारत सरकार से मिलेगी, अभी तक जो है भारत सरकार ने आपको वो इंडिकेट नहीं की है। और आप ये भी कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन हमें जो है कुछ योजनाएं जो बताई आपने, इन योजनाओं में कितनी राशि हमको देगा ये भी इंडिकेट नहीं किया है। तो फिर आप 98-99 का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रख रहे हैं उसमें अगर ये राशि नहीं आप जो है उसमें शुमार कर रहे हैं तो फिर ये तो जो है अधूरा रह गया नहीं मामला सर। उपाध्यक्ष महोदय, लेखानुदान इन्हीं परिस्थितियों में किसका वोट ऑन अकाउंट ले रहे हैं? बता रहा हूँ, इन्हीं वोट ऑन अकाउंट अगर लिया है वो बता रहा हूँ तो मैं, जो आपने आंकड़े जो अंदर रखे बता रहा हूँ मैं, वही काल्पनिक है क्या? वही बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जो हम अभी लेखानुदान ले रहे हैं वो जो हमारा पिछला बजट और पिछली योजना है उसी को आधार मानकर आपसे लेखानुदान ले रहे हैं। इसमें नया करारोपण या केंद्र सरकार की ओर से जो हमको मदद मिलने वाली है ये अभी शामिल नहीं है। करारोपण तो वोट ऑन अकाउंट में होता नहीं है ना, इसलिए उसके लिए अगर होता इसलिए तो अभी बिल लाते। अभी जो हम बिल नहीं ला रहे हो इसका मतलब हमारा जो पिछला बजट है उसी बजट पर हमारे व्यय में 5 से लेकर 10% तक बढ़ाकर पूरा साल भर का बजट रखा है, उसके अनुपात में 4 महीने का लेखानुदान हम आपसे ले रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है इसका मतलब मैं ये निकालूं कि चालू वर्ष के बजट को 10% बढ़ा करके 4 महीने का लेखानुदान आपने लिया है, यही बात है? तो 5 से अलग अलग मदों में 5 से 10% तक व्यय में बढ़ोतरी करके और पूरे 98-99 का बजट उसको आधार बनाकर आकलन के आधार पर हम 4 महीने का नहीं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि चालू वर्ष का जो बजट है 97-98 का, उस बजट को 10% बढ़ा करके आप लेखानुदान ले रहे हैं 4 महीने। तो आप क्या कर रहे हैं ये तो बता दो दीजिए हमको। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, समझ में नहीं आया तो। हाँ, नहीं समझ में आया। हमारे वर्तमान बजट में अभी चालू वर्ष जो है बजट है, इसमें जो व्यय के हमारे आंकड़े हैं उनमें अनुमानित 5 से लेकर 10% की बढ़ोतरी का आकलन कर पूरे वर्ष 98-99 का बजट हमने प्रस्तुत किया है। उसमें से 4 महीने का लेखानुदान प्रोपोर्शनेटली हम ले रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा था, फिर आपने समझाया क्या मुझे? यही बात मैं कह रहा था, कहते समझ नहीं है आपके, समझ तो आपकी नहीं है, मैंने तो कहा। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, प्रश्न ये है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1998-99 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 6,446 करोड़ 37,01,000 रुपये मात्र है, वे के लिए अनुदत्त कर दी जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें। हाँ पक जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधायी कार्य राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 का पुनर्स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। श्री हरिशंकर भाबड़ा, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा दी जाए। प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें।
हाँ पक जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री हरिशंकर भावड़ा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। मैं ये निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि जिस विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव रखा है उप मुख्यमंत्री जी ने, इसकी जो वोट ऑन अकाउंट जो 4 महीने का है, इसकी जो ग्रांट्स है वो ग्रांट्स विल दे नॉट बी पुट टू वोट? मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है आपको वोट लेकर के और उसके बाद में जो है इस विधेयक को जो है लाना चाहिए। वो ग्रांट्स कहाँ हैं जो आपने जिसके ऊपर अमाउंट ले रहे हैं अलग अलग 50 जो है आपकी डिमांड्स है, 50 डिमांड को जो है आप ग्रांट क्यों नहीं करवा रहे हैं उससे? 150 हो गई, 150 अभी मंजूर हुई है। नहीं, वहाँ का मंजूर हुई है, अभी हुई है। वोट ऑन अकाउंट की जो बात की है, हाँ वो अभी मंजूर होगी। आपने नो भी नहीं कहा। धोखा नहीं है ये। एवरी इसलिए कहा था, किसी की समझ में नहीं आया सर। एवरी डिमांड एवरी डिमांड शुड बी पुट टू वोट। आपने सबको 1 से 50 क्या वो बोल लेना करूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक जीता राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 1998 में पारित किया गया। सदन की कार्रवाई दिनांक 11 मार्च 1998 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।